गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कल हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किया था। क्या था चार्जिंग सेक्शन? व्हाट वाज चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा था? इनकम टैक्स जो है द सेम इज चार्ज्ड एवरी असेसमेंट ईयर। हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगता है। इट इज चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन अर्नड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो उसने इनकम अर्न करी है, प्रीवियस ईयर में जो उसने इनकम अर्न करी है, उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा। जो टोटल इनकम उसने अर्न करी है उस पर क्या है? इनकम टैक्स लेविएबल होगा। और जो टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर में जो वो अर्न कर रहा है, उस टोटल इनकम की कंप्यूटेशन होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसकी जो कंप्यूटेशन होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब इनकम टैक्स आपको जो रेट्स हैं, किस रेट से लग रहा है? जो रेट्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में जो टैक्स रेट दे रखी है उससे इनकम टैक्स लग रहा है। और आपको करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एडवांस टैक्स भी देना पड़ सकता है और आपके टीडीएस हो सकता है, टीसीएस हो सकता है करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब हमने बोला था कि भाई इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पे। तो कल अपना ये डिस्कशन हो रहा था कि हमको कैसे इनकम को कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है, आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होएगा वो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात करी थी अपन ने कि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल डीम्ड रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल क्या है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। उस रेजिडेंशियल स्टेटस में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उससे क्या निकालोगे आप? जो टैक्स इंसिडेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। टैक्स इंसिडेंस क्या है? वो डिपेंड करता है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस पे। यदि कोई रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसकी क्या है? ग्लोबल इनकम क्या हो जाएगी? चार्जेबल टू टैक्स होगी। वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट के केस में जो इनकम उसने इंडिया में अर्न की है या जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है वही टैक्सेबल होगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में जो इंडिया में अर्न और रिसीव हो रही है तो हो ही रही है। उसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है इंडिया में या प्रोफेशन सेटअप किया है इंडिया में और इनकम आपको एक्रू और राइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, वो एनओआर के केस में क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। तो पहले तो अपन ने निकाला स्टेटस। अब अपने को सेक्शन 14 बोलता है क्या? हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 क्या बोलता है? हेड्स ऑफ इनकम। तो इनकम को अपन ने कितने हेड्स में डिवाइड किया हुआ है? 5 डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कल अपन ने ये बात करी थी। पहला हेड क्या है? सैलरीज है। पहला हेड क्या है? सैलरीज है। सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 सैलरी हेड ऑफ इनकम है। कब होती है इनकम सैलरी में टैक्सेबल? कल मैंने बताया था आपको, जब रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे, जब रिलेशनशिप क्या हो? पेयर एंड पे के बीच में किसकी हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो तो क्या हो जाता है? वो सैलरी हेड के अंदर चार्जेबल टू टैक्स है। वो इनकम क्या हो जाती है? सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। दूसरा जो हेड ऑफ इनकम है वो है क्या आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी को अपने किराए पे दिया, सेकेंड हेड क्या आ गया? हाउस प्रॉपर्टी आ गया। उसको किराए पे देते हो रेंटल इनकम, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। सेक्शन क्या थे? 22 टू 27। फिर आता है हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, दैट इज क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट हेड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहाँ से चल रहा है? 28 से लेके 44 डीबी तक चल रहा है। अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो, P&L अकाउंट बना रहे हो, तो आपकी इनकम हम कंप्यूट करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर होता है हमारे पास चौथा हेड, कैपिटल गेन्स है वो। अगर आपने किसी कैपिटल असेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी कैपिटल असेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो होने वाले गेन्स क्या कहलाए जाएंगे? कैपिटल गेन्स कहलाए जाएंगे। जैसे आपने लैंड, बिल्डिंग, जो आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखे हुए, स्टॉक इन ट्रेड में नहीं, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखे हुए हैं, उनको आप ट्रांसफर करते हो
तो कैपिटल गेन्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, पीजीबीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है। फिर एक अपना रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम क्या बोलता है? जो इनकम प्रीसीडिंग 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई, जो इनकम प्रीसीडिंग 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी नहीं है, जो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो अपने को जो इनकम कंप्यूट करनी है, ईच हेड ऑफ इनकम मैंने जैसे बताया था इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिख रहा है आपको? ईच हेड ऑफ इनकम इज से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ईच हेड क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हेड वाइज अपने को क्या है? कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। फिर एक अपन ने बात की थी सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में क्या होता है? कुछ इनकम्स क्या होती है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। सम इनकम्स आर व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी ये इनकमें क्या होती है? टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। एक होते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस हम देते हैं, ठीक है, कंप्यूट करते हैं ना जब अपन इनकम। तो जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करना है, तो उसके इसके अंदर क्या हो जाएगा? रेंटल इनकम का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा। मतलब रेंटल में से, रेंटल इनकम में से जैसे आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए, उसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, कैपिटल बोरो की है, उस पर इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। पर कुछ डिडक्शंस नहीं दिए जाते हैं। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अभी अपन पढ़ेंगे उसी के रिलेशन में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अगर आप हो तो वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। फिर एक अपन ने कल सेक्शन 14A पढ़ा था। 14A क्या बोल रहा था? कि अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, यदि आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, यानी वो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही, उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में, उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिलेशन में यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो उस एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होगा। बेसिकली इनकम तो इंक्लूड ही नहीं हुई आपके टोटल इनकम में, तो जो खर्चा आप कर रहे हो उसको कैसे वो अलाउ कर देंगे अदर इनकम में से? इसलिए उन्होंने बोला कि वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा और असेसिंग ऑफिसर का अधिकार है, असेसिंग ऑफिसर का अधिकार है उस इनकम को निकालने का। ही हैज अ राइट टू कंप्यूट दैट इनकम। ठीक है कि भाई कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है जो डिसअलाउ किया जा सकता है। ये इनकम है, इसका रिलेशन में ये एक्सपेंडिचर है जो डिसअलाउ किया जाएगा। फिर एक होता है हमारे पास क्लबिंग के प्रोविजंस। मैंने आपको बताया था कि स्लैब वाइज स्ट्रक्चर है अपना। जैसे पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लग रहा, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 5% लग रहा है, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 10% लग रहा है। तो अब ये स्ट्रक्चर है। तो बट नेचुरल अपने दिमाग में आएगी बात, यार मेरे को तो क्या है, कोई अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी स्पाउस को ये इनकम ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मैं अपने माइनर चाइल्ड को ये इनकम ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो बोला आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप ये इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हो, परंतु ये इनकम आप ही की इनकम में क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। तो ये क्लबिंग के प्रोविजंस है। ये क्या है? क्लबिंग के प्रोविजंस है। हेड वाइज इनकम की क्या होती है? क्लबिंग होती है, सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 65 तक। फिर अपन ने बात की थी कि अगर आपके एक सोर्स ऑफ इनकम, जैसे हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें लॉस आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है, उसमें आपकी इनकम आ रही है, तो उनको आपस में आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। उनको आपस में आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है? सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के प्रोविजंस है। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट करके आप क्या निकालते हो? इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो। ग्रॉस टोटल इनकम आप इस केस में निकालते हो। फिर ग्रॉस टोटल इनकम जब निकल के आ जाती है सब करने के बाद, तो आप इसमें से क्या देते हो? डिडक्शंस देते हो। डिडक्शंस कौन से चैप्टर में दे रखे हैं? डिडक्शंस चैप्टर 6 से ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में है, जिसमें आपके 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस है।
और ये भी बताया था मैंने आपको आप नोट कर रहे हो तो कर लो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, जीटीआई से ज़्यादा के डिडक्शन एडमिसिबल नहीं हो सकते। जितनी ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12,50,000 है तो मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हो? आप 12,50,000 ले सकते हो। ऐसे नहीं कि 25 लाख का डिडक्शन करके लॉस आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर आपको डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस आपको एडमिसिबल है, बाकी कुछ एडमिसिबल नहीं है। पर जो आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट है, हम ये बात करें तो उसमें आपको क्या मिल रहे हैं? डिडक्शंस मिल रहे हैं। तो डिडक्शंस पेमेंट के रिलेशन में हो सकते हैं, इनकम के रिलेशन में डिडक्शंस हो सकते हैं, और डिडक्शंस हो सकते हैं अदर डिडक्शन, यानी जो 80U का डिडक्शन है, पर्सन हु इज सफरिंग विद डिसेबिलिटी, उसको डिडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये डिडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सिर्फ सेलेक्टेड डिडक्शंस ही एडमिसिबल होंगे। डिडक्शंस देने के बाद आपके पास क्या आई है? टोटल इनकम आई है। तो ये अपन ने कल टोटल इनकम तक की बात कर ली थी, तो अब उस पर टैक्स निकालने की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेटस निकाला, इनकम को 5 डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई किया, इनकम कंप्यूट करी, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई किए, फिर लॉसेस सेट ऑफ के प्रोविजंस अप्लाई किए, जीटीआई आई, जीटीआई में से अपन ने क्या किया? डिडक्शंस लेस किए, आपके पास क्या आ गई? टोटल इनकम आ गई। आपके पास क्या आ गई? टोटल इनकम आ गई। अब देखो हमारे को क्या है, जो टोटल इनकम है, इस पे आपको क्या है? टैक्स निकालना। तो जो इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एओपी है, ये भी पढ़ेंगे पर्सन की डेफिनेशन में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन जो हैं उनके क्या है, इन्होंने दे दिया सेक्शन 115 BAC, 115 BAC में, यानी बाय डिफॉल्ट सच पर्सन, ये सारे जो पर्सन है, हैज टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC टैक्स रेट्स। यानी बाय डिफॉल्ट उसको क्या टैक्स देना है? उसको देना है टैक्स जो 115 BAC में जो टैक्स रेट स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से उसको क्या देना है? टैक्स देना है। जो 115 BAC के अंदर जो टैक्स रेट स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना है बाय डिफॉल्ट। पर वो क्या कर सकता है? इस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकल के ही कैन ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। इसमें क्या होता है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस एडमिसिबल नहीं होते, अधिकतर डिडक्शंस आपको एडमिसिबल नहीं है, लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं आपके, ठीक है। अब ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में आपके क्या है? डिडक्शंस आर एडमिसिबल, चैप्टर 6 से के डिडक्शंस एडमिसिबल होते हैं आप। तो अब आपके दोनों टैक्स रिजीम की टैक्स रेट्स डिफरेंट है। अभी आपकी इच्छा है, कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने को, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा कि भाई मैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में आता हूँ तो डिडक्शंस मुझे नहीं मिल रहे हैं, मेरे को इस स्पेसिफिक रेट से टैक्स लग रहा है, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, चलो मैं इसको छोड़ता हूँ और मैं ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में आता हूँ, तो मेरे को क्या है? ये मेरी टोटल इनकम आ जाएगी,
कम हो जाएगी इनकम, पर टैक्स रेट्स बढ़ी हुई हैं। तो ये देख के मुझे इकोनॉमिकली देखना है कि क्या मेरे को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में रहना है या फिर मुझे ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर रहना है। इसको बहुत ही ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट। एक बार तो आप जब ये पढ़ ही रहे हो ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बेसिकली, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देखिए आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी तो सब अपन जब जब हेडवाइज करेंगे, ठीक है ना, डिस्कशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनमें अलाउंसेस के एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे सैलरी हेड में, ठीक है, पीजीबीपी हेड में कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, फैमिली पेंशन वगैरह के बारे में बता रखा है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे जब आप डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में रह रहे हो, पर आपकी टैक्स रेट्स क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर 2.5 लाख पे नील है, यहाँ 3 लाख रुपए पे नील हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, देखिए सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स टू इंडिविजुअल्स। किसको प्रोवाइड कर रहा है, टू इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। अंडर दिस रिजीम, क्या कह रहे हैं ये, मतलब सब लोगों के लिए हो गया, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, AJP हो गया। पहली बात तो ये टैक्स रेट जो है, अंडर दिस रिजीम सर्टेन एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस आर हावेवर नॉट अवेलेबल। जैसे आपको सैलरी एड में क्या मिलता था, लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन मिलता था, वो यहाँ नहीं मिलेगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, तो वैसे एनुअल वैल्यू नील हो जाती है उसकी, क्योंकि खुद ही रह रहे हो, रेंट तो आ नहीं रही, और उसमें से एक डिडक्शन मिल जाता था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। अब जब आप यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, उस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 6A में डिडक्शंस होते थे 80C से लेके 80U, 80C से लेके 80U। तो यहाँ वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये मिलेंगे जो आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, ये 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH सबसेक्शन 2, 80JJAA। बोला सर क्या हुआ ये, तो देखो भैया ये जब आएंगे ना 80CCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिलता है, किस चीज़ का मिलता है मैं अभी बता दूं आपको। एक NPS अकाउंट होता है, एक NPS अकाउंट होता है जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टू NPS अकाउंट 80CCD। एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है पहले वो सैलरी हेड में इंक्लूड हो जाता है और फिर आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसी हिसाब से 80CCH सबसेक्शन 2, अभी इन्होंने क्या है, अग्निवीर स्कीम लेके आए थे। क्या लाए थे, अग्निवीर। उसमें भी जो इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अग्निवीर कॉर्पस में, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। 80JJA में आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो न्यू वर्कर्स को, न्यू एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है, तो जो बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है उनको भी GTI में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन एडमिसिबल होगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी होंगे तो भी ये डिडक्शन एडमिसिबल होगा, अदरवाइज डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होंगे। अब क्या टैक्स स्ट्रक्चर है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का, किसके लिए अप्लाई हो रहा है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ये स्ट्रक्चर है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का। पहले 3 लाख रुपए पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील है, पहले 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो इसको अपन बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, या आप इसको बोल सकते हो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। क्या बोल सकते हैं आप इसको, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो पहले 3 लाख रुपए पे
आपको टैक्स नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे, यानी आगे आने वाले 3 लाख पे क्या देना है, 5% की रेट से टैक्स लगेगा। हालांकि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम आ रही है तो एक रिबेट देते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे 87A में बाद में। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है। समझ रहे हो कैसे? सपोज कीजिए किसी की इनकम क्या है, 8,50,000, तो 3 लाख पे उसके क्या हो गया, नील हो गया, कुछ नहीं देना। नेक्स्ट 3 लाख का उसको कितना देना है, 5% देना है। कितना हो गया 3 लाख का 5%? 15,000 हो गया, 15,000 हो गया। अब कितने बच गए, 6 लाख हो गए। हमारी टोटल इनकम कितनी है, 8.5 है, तो 2.5 लाख का कितना देना है, 10% देना। 2.5 लाख का कितना देना है, 10% देना है, यानी 25,000 हो गया। ये आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। फिर इसमें रिबेट मिलती है 7 लाख तक की, कि रिलीफ देते हैं वो। रिलीफ देने के बाद फिर हम देखते हैं भाई 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और किसी की 7 लाख 1,000 हो जाए और उसका टैक्स निकालो आप, तो उसको रिलीफ दे देते हैं कि भैया तेरी इनकम 7 लाख से कितनी बढ़ी, 1,000 रुपये बढ़ी, तो टैक्स लायबिलिटी भी तेरी 1,000 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको देखो क्या हुआ, पहले 3 लाख पे नील हुआ, नेक्स्ट 3 लाख का 5% हुआ, फिर 6 लाख से 9 लाख के बीच में, ये एक्चुअली में 3 लाख 1 होना चाहिए, 3 लाख 1 से लेके 6 लाख तक आपके 5% है। 6 लाख 1 से लेके 9 लाख तक क्या है आपके 10% है, क्योंकि 9 लाख तक की इनकम पे अब 10% हो जाएगा। फिर 9 लाख 1 से लेके 12 लाख तक 15% है, 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तक 20% है। अब देखो 5, 10, 15, 20, फिर 15 लाख के ऊपर 30% है। 15 लाख के ऊपर सीधी क्या है, 30% है। 15 लाख के ऊपर सीधा क्या है, 30% है। ध्यान रखिएगा, 25 नहीं है बीच में, सीधा क्या है, 30% है। देखो सपोज कीजिए किसी की इनकम आ रही है, टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर सेक्शन, मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं सेक्शन 115 BAC के अनुसार आपने इनकम निकाली है, क्योंकि इसमें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो आपकी इनकम सेक्शन 115 BAC के अनुसार निकाली जाएगी, तभी तो ये स्लैब रेट अप्लाई होगी। ये आई 17.5 लाख रुपए, ये कितनी आई, 17.5 लाख रुपए। अब बोल रहा है कि भाई आप इस पे टैक्स निकालो, इस पे टैक्स निकालो, ठीक है। तो 3 लाख रुपए पे हो गया नील। नेक्स्ट 3 लाख का हो गया 5%, नेक्स्ट 3 लाख का हो गया 5%, यानी कितना हो गया, 15,000 हो गया। कवरेज कितनी हो गई, 6 लाख की हो गई। नेक्स्ट 3 लाख का हो गया 10%, यानी 3 और 3 6 और 3 9, 30,000 हो गया। फिर नेक्स्ट 3 लाख का हो गया 15%, 45,000 आ रहा है ना। देखो ये रहा, पहले 3 लाख का, फिर 6 लाख तक आ गए 5, फिर 9 लाख तक आ गए 10, अब 12 लाख तक की कवरेज हो गई है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। फिर नेक्स्ट 3 लाख का कितना है, 20% है, यानी कितना हो गया, 60,000 हो गया। यानी हम कितने पे आ गए, 3 लाख 6 लाख 9 लाख 12 लाख 15 लाख। फिर 15 लाख के ऊपर क्या है, ये ध्यान रखना, 15 लाख के ऊपर सीधा है 30%। यानी अब मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम तो कितनी है, 17.5 लाख रुपए। मेरी इनकम कितनी है, 17.5 लाख है। तो फिर इसका हम लिखेंगे बैलेंस
2.5 लाख रह गए, इसका लग जाएगा 30%, इसका लग गया 30%, यानी 2.5 लाख का 30% हो गया 75,000। अब टोटल टैक्स निकाल लो, टोटल टैक्स निकाल लो, कितना आ गया देखो, 15,000 प्लस 30,000 45,000, करो भाई, 60,000 और 75,000, 2,25,000 टैक्स ऐसे आता है। 45 वटेवर 90 150 225 आ गया। अब इसमें एक क्या है, आगे आप पढ़ोगे HEC और जुड़ जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट रेट ऑफ 4%, सरचार्ज भी जुड़ता है 50 लाख के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये 9,000 रुपये HEC जुड़ गया। इस तरह से आपको क्या है, टैक्स निकालना होता है। दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। टैक्स इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक बार आइडिया ले रहे हैं हम, ये हमने टैक्स निकाला। अब देखो, जिन लोगों ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को नहीं लिया, बोला मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं इससे, और ऑप्ट किसके लिए कर रहा हूं, जो आपके पहले डिफॉल्ट थी और अब क्या है ऑल्टरनेट टैक्स है, यानी नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट को ऑप्ट कर रहा हूं मैं, जहां मैं डिडक्शन वगैरह लूंगा। तो जो टैक्स रेट्स होती है ना, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट, ये हम बोल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट। इसमें डिडक्शन वगैरह मिल रहे हैं, इनकम उस हिसाब से कंप्यूट हो रही है। उसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है। अब वहां 3 लाख नहीं है, वहां क्या है, ऑन फर्स्ट रुपीज $250,000 वहां नील है, वहां 3 लाख पे नील थी, यहाँ 250 पे नील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ₹250,000 टैक्स रेट लगेगी 5%, यानी 2.5 लाख पे अगले 5%। फिर नेक्स्ट ₹5 लाख पे, यानी 10 लाख की कवरेज हो गई। अब 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख, और नेक्स्ट 5 लाख का 20%, नेक्स्ट 5 लाख का 20%, और बैलेंस का 30%। बैलेंस का क्या लग जाता है, 30% लग जाता है। अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है यानी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो इंडिया में रह रहे हैं, कब हो गए वो सीनियर सिटीजन, जब 60 ईयर्स और मोर के हों, बट डज नॉट एक्सीड 80 ईयर्स। उनके लिए 2.5 लाख की जगह क्या हो गया, 3 लाख हो गया। उनके लिए 2.5 लाख की जगह क्या हो गया, 3 लाख हो गया। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा एडवांटेज दे रखा है, 3 लाख पे नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख आएगा या 2 लाख आएगा, नेक्स्ट 2 लाख का क्या हो जाएगा, 5%। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 60 साल से बड़े। फिर 5 लाख का क्या हो गया, 20% हो गया, और बैलेंस का क्या हो गया, 30% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे, समझ रहे हो। अभी ये एक हो गए, और उसके बाद एक होते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। जो वेरी सीनियर सिटीजन है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन है, मोर देन 80 ईयर्स, बेसिकली 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस 80 साल या उससे ज़्यादा बड़े हैं, वो वेरी सीनियर सिटीजन है। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और बढ़ गई। कितनी हो गई, पहले 5 लाख पे क्या हो गई, नील, यानी ये 5 लाख का हमारे नील है। फिर नेक्स्ट 5 लाख का क्या हो जाएगा, इनको तो एग्जेम्प्ट ही कर देना चाहिए। बोले भाई क्यों 80 साल से हो ज़्यादा वालों से टैक्स ले रहे हो, सोचो तो सही, कर क्या रहे हो। बेचारों ने देश की सेवा इतने साल तक तो कर दी, फिर भी ले मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 लाख का क्या है, 20% है,
और बैलेंस का क्या है 23%। तो ये आपके जो हम नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट की बात करते हैं उसमें ये स्लैब स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स HUF AOP AJP एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ, यानी ऑप्ट आउट कर गए, किससे ऑप्ट आउट कर गए, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर गए, उनको क्या है टैक्स देना पड़ता है नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में क्या देखो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कितना देना है, 5% देना है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की अगर इनकम है तो 20% देना है, अपन और 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख का 20%, और बैलेंस का क्या देना पड़ता है 30% देना पड़ता है, बैलेंस का क्या है 30% देना पड़ता है, रिबेट मिलती है इसमें भी। फिर और इन्होंने बोला कि भाई कोई इनकम से होती है ना स्पेशल रेट से टैक्स होती है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, अब ऑनलाइन गेमिंग पे टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स में 30% की रेट से, GST अलग चीज़ है, इनकम जिसने कमाई उसको इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है, GST तो सेल रेवेन्यू पे लग रहा है, ठीक है ना, वहाँ तो फुल वैल्यू ऑफ बेड पे अब GST लगेगा, वो अलग चीज़ है। यहाँ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आपके जो इनकम आई उस पर आपको क्या है 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, यानी अगर आपने कोई लैंड ली और 2 साल से ज़्यादा रख के उसको बेच दी, तो उसके होने वाले गेंस क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कहलाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 20% से लग रहा है, लॉटरी इनकम पे 30% से लग रहा है, ये स्पेशल रेट से लगता है। कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो 111A सेक्शन में कवर्ड है उन पे 15% से लगता है। नीचे पूरी डिस्क्रिप्टिवली हम टैक्स रेट्स करेंगे। तो जब अपन टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो उस टोटल इनकम पे क्या लगाएंगे, ये टैक्स रेट लगाएंगे। फिर आपको मिलती है क्या, उस टैक्स रेट पे सरचार्ज जोड़ा जाएगा। सरचार्ज के बारे में डिस्कशन होगा। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो 10% की रेट से सरचार्ज होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15% की रेट से सरचार्ज है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में 25% की रेट से सरचार्ज है। 5 करोड़ से ऊपर 37% की रेट से सरचार्ज है। सरचार्ज हमेशा क्या है, टैक्स एलिमेंट का लगता है। सरचार्ज किसका लगता है, टैक्स एलिमेंट का लगता है। तो वो सरचार्ज के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है 25% पे कैप किया उस सरचार्ज को। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, रेजिडेंट जो हैं, उनकी अगर टोटल इनकम, जिनकी न्यू जो अपने 115 BAC की बात करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, अगर उनकी टोटल इनकम डस नॉट एक्सीड ₹7 लाख, तो उनको एक रिबेट दे देते हैं अपन 87A में। जितना भी तुम्हारा टैक्स बना उसका हम रिबेट आपको दे देंगे 100% ऑफ द टैक्स, और ₹25,000 से विच एवर इससे लोअर ये रिबेट दे दी जाती है। और जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं है, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया, उनमें अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही तो आपको हम रिबेट दे देंगे 87A में 100% ऑफ टैक्स या 12,500 रुपये विच एवर से लोअर। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी है जो अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मार्जिनल रिलीफ जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में उन लोगों को मिल जाती है मार्जिनल रिलीफ। बोला भैया 7 लाख पे आपको रिबेट दे दी, फिर 7 लाख से ऊपर बढ़ी और रिबेट नहीं दो तो उस आदमी के तो ज़बरदस्त टैक्स लग जाएगा शुरुआत से। तो इसलिए पहले 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख का 5% यानी 15,000 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 लाख का 10% हो गया यानी 20,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि भाई फिर तो उसको रिबेट मिलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए 7 लाख से तो उसको तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के लिए क्या है, एक मार्जिन रिलीफ का वो कंसेप्ट लाए हैं कि 7 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ी है तो जितनी इनकम बढ़ी उससे ज़्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए। फिर ये टैक्स निकाला अपन ने, सरचार्ज है तो सरचार्ज जोड़ा, ठीक है, रिबेट है तो रिबेट मिली। उसके बाद जो बैलेंस टैक्स है उस पर आपको क्या है, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, उस पर एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है एट रेट ऑफ से 4%।
अब एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस अलग से दे रखे हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस अलग से दे रखे हैं। जिन लोगों ने नॉर्मल टैक्स रिजीम में ऑप्शन ऑप्ट किया है उन लोगों को इनकम का कंपैरिजन करके वो कहते हैं कि भैया तुमने ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस लिए हैं तो उनको वापस से एड बैक करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं और उस पर वो टैक्स लगाते हैं 18.5% की रेट से। एक तो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स एक्ट के अनुसार जो टैक्स आया और एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। अगर एएमटी ज़्यादा है, इसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को एएमटी ज़्यादा, एएमटी बोलते हैं, तो एएमटी अगर आपका ज़्यादा आ गया तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, एएमटी देना पड़ेगा। और जो डिफरेंशियल, जैसे एएमटी आ गया आपका, सपोज कीजिए एएमटी एडजस्टेड टोटल इनकम का निकल के आ गया 20 लाख रुपए और टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन आ रहा था आपका 16.5 लाख, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको कितना टैक्स जमा कराना पड़ जाएगा? 20 लाख का जमा कराना पड़ेगा। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है 3.5 लाख का, इसका आपको मिल जाता है एएमटी क्रेडिट। ये आगे आने वाले 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो चिंता वाला विषय नहीं है। एएमटी के लिए अलग से अपन उस समय आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हो आप कि आपको कैसे चीज़ें निकालनी है। तो एएमटी के प्रोविजंस को भी हमको क्या रखना पड़ता है, उस केस में ध्यान में रखना पड़ता है। पर जिन लोगों ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट की, यानी जो 3 लाख वाला स्लैब ऑप्ट किया, उनको कोई एएमटी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, उनको कोई एएमटी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको, जब अपने अब दो चीज़ें चल रही है, 2 स्लैब्स चल रही हैं एक तरह से, तो एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, क्योंकि उसकी इनकम की कंप्यूटेशन अलग से हो रही है, या पे टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये एग्जामिन करो, यही ऑप्टिमाइजेशन करना है अपने को। ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है? यही चीज़ ऑप्टिमाइज करनी कि क्या मुझे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहना है या मुझे नॉर्मल प्रोविजंस में जाना है। जहां आपका लायबिलिटी कम होगी वहां शिफ्ट कर जाओगे। अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों में ऐसा, एक बार अगर आपने नॉर्मल प्रोविजंस में आ गए हैं तो आप नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर ही बेसिकली रहेंगे, फिर आप इधर जो 115 BAC के अंदर नहीं आएंगे। बेसिक चीज़ ये है। उधर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जिनकी अदर इनकम है, वो हर साल चूज़ कर सकते हैं कि हाँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट में रहना है या मेरे को क्या है, नॉर्मल प्रोविजंस में जाना है। तो देखो, तो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, जो टोटल इनकम है और टैक्स लायबिलिटी है जो इंडिविजुअल की है, ठीक है, या HUF की है, AOP की है, BOI की है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन की है, दे मे बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC एज पर रेगुलर स्कीम ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ AMT। उसके बाद वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से वो ऑप्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल्स नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, देखो जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, दे कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इन ईच प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर में वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट में रहना है कि आपको नॉर्मल में जाना है, ठीक है। They may choose to pay tax under default tax regime under section 115 BAC in 1 year and exercise the option to shift out in the other year। फिर हमारे को क्या है, मैंने बोला करेंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको क्या है, एडवांस टैक्स देना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया से 23-24, फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 23-24, असेसमेंट ईयर हो गया क्या 24-25, फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 23-24 और असेसमेंट ईयर हो गया आपका क्या 24-25, ठीक है। तो आपने निकाली यार, मेरी एस्टिमेटेड इनकम होगी इस साल 20 लाख रुपए, ये मेरी एस्टिमेटेड इनकम आ रही है। मैं टैक्स निकाल लेता हूँ इस एस्टिमेटेड इनकम पे। सपोज कीजिए मैंने
डिडक्शंस वगैरह लेके नॉर्मल प्रोविजंस में गया हूँ, नॉर्मल प्रोविजंस में मैं गया हूँ, ठीक है। ये एस्टिमेट की कि भाई इस साल मेरी 20 लाख की इनकम होगी, इस पे टैक्स लायबिलिटी निकाली। कैसे निकाली? जैसे 2.5 लाख पे हो गई नील, 2.5 लाख पे हो गई क्या? नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितनी हो जाएगी भाई? से 5% हो गई, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे हो गई 20%, 1 लाख। कितना कवरेज हो गया? 10 लाख की हो गई। और बैलेंस 10 लाख का कितना लगेगा? बैलेंस में 30% लगेगा, 3 लाख। तो ये आ गया मेरा टैक्स 4,12,500, ये टैक्स है। फिर मैंने बोला कि भाई इस पे HEC भी जुड़ेगा। चार % की रेट से क्या जुड़ गया? HEC जुड़ गया। तो 4,12,500 इंटू 4% यानी 16,500 HEC जुड़ गया। ये जुड़ने के बाद ये आ गया आपका 4,29,000, ठीक है, 4,29 आ गया। अब ये मेरा एस्टिमेटेड टैक्स है। हो सकता है कि कुछ, जैसे मेरे को इंटरेस्ट की इनकम मिली इस 20 लाख में, उसमें ऑलरेडी बैंक ने FDR पे जो इंटरेस्ट मिला उस पर 194A में 10% की रेट से TDS कर रखा हो। मेरे को 90,000 मिले, ग्रॉस इंटरेस्ट मेरा 1 लाख था, 10% उन्होंने TDS ऑलरेडी कर रखा था। तो ये TDS तो मेरे हिसाब से जमा हो ही चुका है। मेरा TDS किया हुआ है, मतलब बैंक वालों ने मेरे पैन के हिसाब से TDS करके जमा कराया हुआ है, तो मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी हिसाब से सपोज करो कोई एम्प्लॉयर ने TDS का रखा था 1 लाख का, ये एम्प्लॉयर ने TDS का रखा था। तो अब मेरे को जो बैलेंस अमाउंट है, यही तो टैक्स मेरा बन रहा है। ये बन गया मेरा 3,19,000। तो एक तरह से एडवांस टैक्स है, ये मेरा एडवांस टैक्स है जो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में देना है। इसकी क्या होती है? इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट होती है आपकी 15 जून। 15 जून को 15% तक आपका जमा हो जाना चाहिए, 3/19 का 15%। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है 15 सितंबर। इसमें आपको 45% ओवरऑल, तो 15% तो आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो, अगर करा चुके हो। नहीं तो 45% 3/19 का 45 कराना पड़ेगा अगर नहीं कराया है पहले। तो अगर पहले 15% ऑलरेडी जमा करा चुके हो तो एडिशनल कितना कराओगे? 30% ही तो कराओगे, क्योंकि कुल मिला के आपको कितना करना है? इस एस्टिमेटेड टैक्स का 45% करना है। फिर 15 दिसंबर आता है, तीसरी किस्त जाती है एडवांस टैक्स की। देखते हो अखबार में पढ़ते हो एडवांस टैक्स, तो ये किस्त जा रही है एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स है, आपका अग्रिम कर देश को आगे ले जाएगा, देश की तरक्की में आप भागीदार हो। और फिर 15 मार्च को आपको कितना जमा कराना पड़ जाता है? 100%। यानी अगर कुछ भी नहीं जमा कराया है तो 15 मार्च तक 100% जमा कराओ। नहीं कराने पे इंटरेस्ट भी लगता है, वो 234C का इंटरेस्ट होता है। ये थोड़ी कि आप मजे ले लोगे आपने नहीं कराया तो। हालांकि असेसमेंट जो होगा वो आपका अगले साल ही होगा, पूरी रिटर्न जाएगी, उसमें टोटल इनकम निकलेगी, टैक्स निकालेंगे वो, फिर देखेंगे कितना TDS वगैरह हुआ और उसके हिसाब से आपको क्या है कितना आपको एडवांस टैक्स आपने जमा कराया, सही से कराया नहीं कराया। आपको रिफंड मिल रहा है तो रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना होता है। तो ये एडवांस टैक्स के बारे में और TDS के बारे में था। ऐसे ही TCS भी होता है। तो ऑल्दो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसी इज डिटरमाइंड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को। पर कुछ असेसीज ऐसे होते हैं जो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन में चलते हैं, 44AD में, 44ADA में, वो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन पे चलते हैं। तो उनको क्या है, एक ही इंस्टॉलमेंट देनी होती है 15 मार्च की। कितनी? 100% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अब इसके अलावा टैक्स डिडक्ट भी होता है एट सोर्स, और क्या? एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ठीक है, एम्प्लॉयर जैसे सैलरी है तो एम्प्लॉयर आपका क्या काट देगा? TDS काट के जमा करा देगा और आपको उसका बेसिकली क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने किसी कंपनी को ऑडिटिंग की सर्विसेज दी और उसके लिए बिल रेज किया 1,18,000 का। बिल रेज किया कितना? 1 लाख का तो
फीस है मेरी, जीएसटी है 18%, 18,000, 1,18,000 को कंपनी को बिल रेज किया। तो अब इस 18,000 पे तो टीडीएस नहीं होगा, जीएसटी के एलिमेंट पे टीडीएस नहीं होता। अब कंपनी जो मुझे पेमेंट करेगी, कंपनी ने जो मुझे पेमेंट करेगी वो क्या करेगी, इसमें 1,00,000 रुपए जो फीस थी इसमें से 10% क्या कर देगी, वो टीडीएस कर देगी, और मुझे 90,000 तो ये दे देगी और 18,000 जीएसटी के नाम के दे देगी। ये पैसा मुझे मिल जाएगा, और ये 10% उन्होंने मेरे बिहाफ पे टैक्स काट दिया। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये 10,000 रुपये वो सरकार की ट्रेजरी में जमा करा देंगे, वो डिपॉजिट करा देंगे, और मुझे इसका बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये होता है क्या, बेसिकली टीडीएस। तो ये एडवांस टैक्स और टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस का एक अलग से क्या दे रखा है, चैप्टर दे रखा है, फुल चैप्टर है ये, वो अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है, देखो आपने क्या किया, टैक्स निकाला टोटल इनकम पे, जितना भी आपका ऑलरेडी टीडीएस हुआ है वो लेस कर दिया आपने, क्योंकि अब आप थोड़ी डिफरेंशियल टैक्स थोड़ी दोगे और एक्स्ट्रा थोड़ी दोगे, तो ऑलरेडी दे चुके आप, आपकी इनकम में से ही तो कटा है। एडवांस टैक्स आपने जो जमा करा है वो लेस कर दोगे, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, टैक्स पेएबल भी हो सकता है, या हो सकता है ज्यादा टीडीएस हो गया हो, ज्यादा एडवांस टैक्स जमा हो गया हो, तो बैलेंस क्या है, रिफंडेबल भी हो सकता है, रिफंडेबल भी हो सकता है। तो आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, द असेसी वुड अराइव एट द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। जो भी अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करना जरूरी है, इट इज राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। तो जो टैक्स है ये भी क्या होती है, राउंड ऑफ होता है इन मल्टीपल्स ऑफ 10। ये 288B बताता है सेक्शन। और इनकम भी अपन ने कल पढ़ी थी, इनकम भी क्या होती है, टोटल इनकम, ये भी क्या होती है, राउंड ऑफ होती है। टोटल इनकम भी क्या हो रही है, राउंड ऑफ होती है 10 के मल्टीपल। ये करने के बाद आपने पूरा अपनी इनकम असेस कर ली, टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराओगे आप, जो भी डिफरेंशियल टैक्स अब और आ रहा है, और फिर अपना डिपार्टमेंट में अपना रिटर्न ऑफ इनकम भेजोगे। स्पेसिफाइड फॉर्म होते हैं ITR1, ITR2, ITR3, उसमें आप अपना रिटर्न भेजोगे 4, 5, 6, 7 जो भी है, उस फॉर्म में आप अपना रिटर्न भेजोगे डिपार्टमेंट को कि भाई मैंने इतनी इनकम इस साल में कमाई है। फिर डिपार्टमेंट वालों के पास भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि भैया आपने अपनी प्रॉपर इनकम बताई है या नहीं बताई है, उसको कंपैरिजन करके असेसमेंट पूरा किया जाएगा। उसको कंपैरिजन करके क्या है, असेसमेंट क्या है, पूरा किया जाएगा। तो फंडामेंटली ये प्रोसीजर रहता है पूरा। ये एक तरह से अपन ने पूरी एक्ट, मतलब जो आपके पूरा कोर्स था वो पूरा एक बार का हो गया। यही सब कुछ आपको क्या है, आगे पढ़ना है। यही चीज आपको आगे पढ़नी है जो अभी अपन ने की ना, ये शुरुआत से लेके आखिरी तक के चैप्टर को अपन ने कवर कर लिया। बोला सर कुछ समझ नहीं आया, उसको घबराओ मत, बेसिक 5 हेड तो आ गए कि इनकम को 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करते हैं, इतना तो आया। रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे चैप्टर 2 में, तो चिंता मत करो। अभी अब अपन क्या है, बेसिकली पहला जो चीज पढ़ी थी ना अपन ने, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये पता है आपको भाई इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। ठीक है, किस पे लग रहा है, टोटल इनकम पे लग रहा है। टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, ये 5 हेड में डिवाइड करके क्लबिंग, लॉसेस, सेट ऑफ। फिर टैक्स रेट लगानी है। टैक्स रेट में आपको 115 BAC की लगा सकते हो। बोला नहीं मुझे तो ये बहुत डिडक्शन लेना है, मैं तो डिडक्शन लेने के बाद इनकम कम हो जाती है, तो मैं तो क्या लूँ BAC, मैं तो नॉर्मल प्रोविजंस में जाऊँगा। तो नॉर्मल प्रोविजंस के अनुसार टैक्स निकालोगे, एडवांस टैक्स TDS जो हुआ है वो लेस करोगे, और फिर अपना जो एक्स्ट्रा टैक्स बनता है वो जमा करा दो। नहीं ज़्यादा हुआ है ऑलरेडी टैक्स, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, रिटर्न आप भेजोगे,
बोला मेरी ये टैक्स लायबिलिटी थी 1,50,000 रुपये, मेरा ऑलरेडी TDS हो गया था 1,80,000 रुपये, मेरा रिफंड बनता है कितना, 30,000 रुपये। ये अपन ने पढ़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम अभी डिस्कस करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा देखो, ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा। कंसेप्चुअल चीज करोगे, धीरे धीरे पढ़ो, भले ही से करो, ठीक है। ये नहीं कि 5 घंटे पढ़ लिए साहब, उससे कुछ नहीं होना। 1 घंटा भी ये क्या होता है, ये सफिशिएंट होता है। एक सब्जेक्ट नहीं है भैया, ये मैं कल भी बोला था आपको, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप हाँ ये कर लेता हूँ पहले, और दूसरे का टेंशन, अरे भाई मेरे को तो ये अब अकाउंटिंग का टेंशन हो गया, मैंने तो करी नहीं। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 को साथ में लेके अपने को चलना है, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालने की कोशिश करनी है। तो अब देखो डेफिनेशंस की बात करते हैं। अपन ने बोला था सेक्शन 2 है, दिख रहा है ना, सेक्शन 2 जो है ये है डेफिनेशंस का। सेक्शन 2 जो है ये किसका है, डेफिनेशंस का। और 2 के अंदर क्या होंगे, लॉजेज होंगे, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। तो जो टर्म्स डिफाइन की गई है सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन क्या होंगी, सेम विल अप्लाई टू दी एंटायर एक्ट। जहां भी ये टर्म आई, जैसे अगर असेसी को इन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में असेसी को डिफाइन किया है, तो जहां भी ये असेसी वर्ड आया, वो क्या है, पूरी एक्ट में कहीं भी असेसी आया, उसका मतलब यहां जो सेक्शन 2(7) के अनुसार लेना है। एक कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो आपको क्या है, सेक्शन जो होते हैं ना, दूसरे सेक्शंस, उनके अंदर भी दे रखी हैं, उनके अंदर के भी दे रखी हैं। जैसे सेक्शन 17(2) के अंदर क्या है, परक्विजिट्स का मीनिंग दे दिया। तो अब ये क्या है, पर्टिकुलरली उस हेड के अंदर सेक्शन 17(2) में दे दिया कि भाई सैलरी हेड के लिए परक्विजिट्स का ये मतलब रहेगा, तो वो सैलरी हेड के लिए रहेगा, ठीक है। कुछ तो सेक्शन 2 में दे रखी है जो कि पूरी एक्ट के ऊपर में चलेगी, कुछ पर्टिकुलरली सेक्शंस में दे रखी है, और कुछ डेफिनेशंस कहीं नहीं दे रखी, तो उसका डिक्शनरी मीनिंग लोगे या जनरल क्लॉजेज एक्ट के अनुसार लोगे। तो अब सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है हमारी, वो इन्होंने दे रखी है असेसी की। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे असेसी को डिफाइन किया है, कैसे असेसी को डिफाइन किया है, चालू हो रहे हैं। देखो, असेसी मीन्स any person. Assessee means a person by whom any tax या other sum of money is payable under the act. पर्सन को डिफाइन किया है, वो अपन पढ़ेंगे आगे 231। इंडिविजुअल जैसे पर्सन है, तो आप पर्सन हो, आप पर्सन हो, पर क्या आपको टैक्स देना है? बोले सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी इनकम ही नहीं है, तो मैं काहे को टैक्स दूंगा। तो क्या आप असेसी हो? उस केस में आप असेसी नहीं हो। पर्सन तो हर जना होगा, इंडिविजुअल है, हर जना पर्सन है, पर हर पर्सन असेसी थोड़ी होगा, ठीक है। असेसी वही पर्सन होगा, असेसी वही पर्सन होगा जिसको क्या है, टैक्स देना है, या एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या आ गया भाई, इंटरेस्ट आ गया, पेनल्टी आ गई, फीस आ गई, फाइन आ गई, कुछ भी मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, असेसी मीन्स एनी पर्सन बाय whom any tax
or any other sum of money is payable under the act and it includes, means का मतलब हो गया, एक बार तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे दी, फिर इंक्लूड्स का मतलब हो गया इसको इंक्लूसिव कर दिया, एंड इंक्लूड्स कौन कौन इसमें शामिल है, एवरी पर्सन in respect of whom any proceedings under this act has been taken, every person in respect of whom proceedings under the act has been taken, यानी इनकम टैक्स एक्ट में कार्रवाई चल रही है असेसमेंट की, असेसमेंट की डिपार्टमेंट वाले कार्रवाई कर रहे हैं, किसकी, असेसमेंट ऑफ हिज इनकम या इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, यानी या तो उसकी खुद की इनकम की असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी टैक्स नहीं बनता पर असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, या तो इसकी या एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, हो सकता है ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो तो दूसरे व्यक्ति की इनकम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन, लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन, amount of refund due to him or such other person, amount of refund due to him or such other person, ठीक है। तो किस चीज की कार्रवाई चल रही हो, असेसमेंट ऑफ इनकम की, लॉस की या रिफंड की, ठीक है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom proceedings under the act has been taken for assessment of his income, income of any other person in respect of which is assessable, loss sustained by him or other person, amount of refund due to him or such other person. दूसरा है every person who is deemed to be an assessee under any provisions of the act, every person who is deemed to be an assessee under provisions of the act, कुछ लोग होते हैं deemed assessees, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, किसी की डेथ हो गई तो इनकम टैक्स विभाग वाले नहीं छोड़ रहे उसको, बोला इसके बोला डेथ तक जो इनकम इसने कमाई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसका टैक्स देना होगा, खुद की भले ही से उस एलआर की कोई इनकम नहीं हो पर अपने पिताजी की कमाई का उसको क्या है टैक्स देना होगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव असेसीज हो गए, ये क्या हो गए, डीम्ड असेसीज हो गए। जैसे आपके नॉन रेजिडेंट है तो उसके जो यहाँ पे एजेंट्स हो गए उनको क्या बना दिया, रिप्रेजेंटेटिव असेसी बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एंड एवरी मतलब एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी व्हाट, असेसी इन डिफॉल्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी क्या, असेसी इन डिफॉल्ट। बोलो क्या कह रहे हैं, असेसी इन डिफॉल्ट कैसे, आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, आपने इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो आप क्या हो गए, असेसी इन डिफॉल्ट हो गए। जैसे आपको टीडीएस करना था, जैसे आपको टीडीएस करना था बट टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, टीडीएस करना था पर आपने काटा नहीं, टीडीएस करना था पर आपने इसको काटा नहीं तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो गए। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना था पर आपने जमा ही नहीं कराया तो आप क्या हो गए, असेसी इन डिफॉल्ट हो गए। तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी कौन हो गया, असेसी मीन्स एनी पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under the act, and includes every person in respect of whom proceedings have been undertaken for assessment of his income or income of any other person in respect of which is assessable, loss sustained by him or loss sustained by other person, refund due to him or refund due to other person, the proceedings have been taken, or who is deemed assessee or who is deemed assessee in default.
सो फंडामेंटली ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एंड एवरी असेसी इज अ पर्सन, पर्सन तो ही, पर हर पर्सन क्या असेसी है? क्या आप हो? क्या असेसी है? आप नहीं हो। आप हो क्या? बोला आप नहीं हो, क्योंकि आप वो इनकम कमा ही नहीं रहे, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन के आती ही नहीं है, पर्सन हो आप। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 7, ये है बेसिकली असेसी के बारे में। अब एक होता है असेसमेंट। व्हाट बेसिकली असेसमेंट इज? असेसमेंट is the procedure adopted by the department to assess tax liability. अब असेसमेंट प्रोसीजर अभी आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल लेवल पे आप डिस्कस करेंगे इसको। फाइनल लेवल पे ये कोर्स में है, तो यहाँ पे अपना रिटर्न हम भेजते हैं, फिर डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है। असेसमेंट बेसिकली यहाँ पे आपके रीअसेसमेंट भी होता है। ठीक है, एक तो 143(3) के अंदर स्क्रूटनी का असेसमेंट हो गया, और एक 147 में क्या हो गया? रीअसेसमेंट हो गया ऑफ द इनकम विच हैज बीन से प्रीवियसली असेस्ड। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर by which the income of the assessee is say determined. It may be by way of normal assessment जो 143(3) है, या फिर रीअसेसमेंट हो सकता है, एक बार आपकी इनकम असेस हो सकता है कोई इनकम रह गई हो जो डिपार्टमेंट वालों को बाद में पता चला, एक बार असेसमेंट पूरा कर दिया तो आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस आएगा, और फिर आपकी इनकम वो असेस होगी दोबारा, तो रीअसेसमेंट है। तो ये अभी अपन फाइनल लेवल पे या असेसमेंट प्रोसीजर जब आएगा, फाइनल में भी बच्चों को ये सब तो पढ़ना ही है, एक बार तो ये सब पढ़ना ही है, तो ये चीज़ आएगी तब अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन ने बोला था असेसी मीन्स एनी पर्सन। तो पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर इंक्लूसिव मैनर में। इट इंक्लूड्स क्या? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन हो गए? हम लोग इंडिविजुअल, अपने को इंडिविजुअल बोला है। नेचुरल पर्सन जो है इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, AOP BOI, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, लोकल फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी जैसे ना जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपके लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है, जो देखभाल कर रही है टाउनशिप डेवलपमेंट वगैरह की, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई। तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, और क्या है? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। कौन आ गए? एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, जो ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे। गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गया। हिंदू डीटीज हो गई, वो क्या है? आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गए। तो ये पर्सन को डिफाइन किया है इंक्लूसिव मैनर में। ठीक है, इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया, क्योंकि जब तक पर्सन नहीं है तब तक चार्ज नहीं हो सकता। तो पर्सन में कौन शामिल हो गया? इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, AOP BOI हो गया, फर्म, फर्म में मतलब पार्टनरशिप फर्म तो हो ही गई, और जहां जहां फर्म है वर्ड, जहां जहां इनकम टैक्स लॉ में फर्म वर्ड है, वहां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी क्या है? फर्म के एम्बिट में आ रही। कंपनी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गया। तो फंडामेंटली एक एक टर्म का आज इतना ही अपन डिस्कस करेंगे। कल ये पर्सन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेंगे। तो आज आपको जो टोटल इनकम निकालनी आ गई, टैक्स लायबिलिटी के बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कस कर लिया, वो आ गया आपको। ठीक है, टोटल इनकम निकालनी आ गई, टैक्स लायबिलिटी आपके क्या है? निकालनी आ गई। फिर अपन ने डेफिनेशन स्टार्ट कर दी। असेसी आपको क्लियर होना चाहिए, पर्सन में ये लोग शामिल है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। कल अपन इस पर्सन को
और आगे फर्दर डेफिनेशन जो इनकम की डेफिनेशन है, कंसेप्ट्स ऑफ फर्दर इनकम है, वो सब चीज़ें क्या है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। टुडे वी विल एंड विद दिस। और जो स्टूडेंट्स टोटली इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे थे ना, वो उन लोगों के लिए अलग से अपनी क्लास मॉर्निंग में मंडे से स्टार्ट होगी। उसका एक आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो।